आज रूस यूक्रेन युद्ध का 7वां दिन है। लड़ाई और मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शांति की सारी कोशिशें फेल हो रही हैं। फिर भी उम्मीद कायम है कि एक दिन सत्ता की हनक में डूबे नेताओं को ज्ञान की प्राप्ति होगी और वे बैठकर मसले सुलझाएंगे। आज हम जानेंगे यूरोपियन पार्लियामेंट में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के भावुक भाषण का क्या असर होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में पुतिन पर क्या कहा। युद्ध के बीच में पाकिस्तान ने रूस के साथ गैस और गेहूं के आयात को लेकर डील की है, इसका असर क्या होगा। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदल रहा है। युद्ध के बीच में अभूतपूर्व फैसले लिए जा रहे हैं। मसलन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। यूएन की जनरल असेंबली यानी यूएनजीए के इतिहास का 11वां आपातकालीन सत्र चल रहा है। यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिए जाने की मांग चल रही है। पश्चिम के ताकतवर देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। रूसी बैंकों और रईसों की संपत्तियां जब्त हो रही हैं। 30 से अधिक देशों ने रूसी एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इन सारे कदमों का एक ही मकसद है, रूस के हमले पर लगाम लगाई जाए, बेहिसाब मौतों का ये सिलसिला रोका जाए, लगातार बढ़ रहे मानवीय संकट को टाला जाए। हालांकि अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार 7वें दिन जारी है। जान लेते हैं कि अभी तक क्या क्या घट चुका है। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू यूरोप का सबसे ताकतवर संगठन है। इसमें कुल 27 देश शामिल हैं। इन देशों के बीच साझा आर्थिक और सैन्य सहयोग को लेकर समझौता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अलग हुए कई देश भी ईयू में शामिल हो चुके हैं। यूक्रेन लंबे समय से ईयू के करीब जाने की कोशिश करता रहा है। 2013 में इसी विषय पर भारी प्रोटेस्ट भी हो चुका है। 3 महीने तक चले प्रोटेस्ट के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा था। यानुकोविच रूस के करीबी थे। उन्होंने ईयू से रिश्ता तोड़कर रूस से कर्ज लेने पर सहमति जताई थी। इसको लेकर यूक्रेन के लोग नाराज हुए। प्रोटेस्ट में शामिल लोग रूस की बजाय यूरोप से नजदीकी चाहते थे। जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन रूस और पश्चिमी देशों के बीच बफर जोन बना हुआ है। अगर वो नेटो या ईयू में शामिल होता है तो पश्चिमी देशों की सैन्य पहुंच उसके बॉर्डर तक हो जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि वो ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उनके आदेश पर मार्च 2014 में रूस ने पहले क्रीमिया पर कब्जा किया। फिर रूस ने यूक्रेन के 2 पूर्वी इलाकों दोनेस्क और लुहांस्क में विद्रोहियों को मदद देना शुरू किया। इससे सिविल वॉर शुरू हुआ। इसे रोकने के लिए 2 समझौते भी हुए, लेकिन असफल रहे। फिर कैलेंडर का पन्ना पलटता है। 20 मई 2019 की तारीख आती है। यूक्रेन में एक नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है। ऐसा व्यक्ति जो एक समय तक टीवी के पर्दे पर राष्ट्रपति का अभिनय कर रहा था। सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम के टीवी शो का मुख्य किरदार था। उसका पेशा कॉमेडी था। नाम वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की के जीतने की उम्मीद किसी को नहीं थी। इसकी कई वजहें थीं। ज़ेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन में पैदा हुए थे। उस तरफ रूसी भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक है। वे खुद को रूसी पहचान से जोड़कर देखते हैं। कहा गया कि ज़ेलेंस्की पुतिन के पिट्ठू बनकर रह जाएंगे। दूसरी वजह थी उनके चुनावी कैंपेन की फंडिंग। ज़ेलेंस्की के चुनाव प्रचार का पैसा इहोर कोलोमोस्की नाम के एक उद्योगपति ने दिया था। इहोर के टीवी चैनल पर ही ज़ेलेंस्की के शोज आते थे। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। अमेरिका ने इहोर पर प्रतिबंध भी लगाया था। शंका हुई कि ज़ेलेंस्की इहोर के इशारों पर काम करेंगे। तीसरी वजह यह थी कि ज़ेलेंस्की को किसी तरह का प्रशासनिक अनुभव नहीं था। लोगों को लगा कि यूक्रेन का भविष्य अनिश्चित होने वाला है। सत्ता किसी ऐसे शख्स के हाथ में चली जाएगी जिसे गंभीरता आती ही नहीं। कालांतर में ये सारी शंकाएं गलत साबित हुई। ज़ेलेंस्की को 73% से अधिक वोट मिले। वो राष्ट्रपति बने और उन्होंने किसी की कठपुतली बनने से मना कर दिया। ज़ेलेंस्की ने अपने देश में भ्रष्ट कुलीनों के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने रूस के साथ अपनी शर्तों पर समझौता करने की कोशिश की और वे अमेरिका के आगे नहीं झुके। 2019 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फोन करके जो बाइडेन के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए कहा था। ट्रंप किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहते थे। ज़ेलेंस्की के मना करने पर ट्रंप ने उनके साथ तय मीटिंग रद्द कर दी। ये मीटिंग ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लिए काफी अहम थी। इसके अलावा अमेरिका ने पहले से घोषित सैन्य सहायता को भी रोक दिया। तमाम बाधाओं के बावजूद यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का कद बरकरार रहा। हालांकि उनका असली चेहरा दिखना अभी बाकी था। वो तब दिखा जब पुतिन ने डोनबास में कथित नरसंहार का बहाना बनाकर यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया। पुतिन इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बताते हैं, लेकिन सारे लक्षण
युद्ध के हैं। पुतिन की इच्छा के विपरीत जेलेंस्की ने मोर्चा नहीं छोड़ा। अमेरिका और फ्रांस ने उन्हें यूक्रेन से बाहर निकालने का ऑफर भी दिया, लेकिन जेलेंस्की राजधानी में बने रहे। वो अभी भी अपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें पूरी दुनिया से शाबाशी मिल रही है। पुतिन के हमले का मकसद ये था कि यूक्रेन की न्यूट्रल स्थिति बनी रहे, वो ईयू या नेटो का सदस्य ना बने। जब से युद्ध शुरू हुआ है, यूक्रेन इन संगठनों की सदस्यता जल्द से जल्द देने की अपील कर रहा है। इसी सिलसिले में 28 फरवरी को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आवेदन किया। ईयू में सदस्यता का प्रोसेस बहुत लंबा है। इसके लिए संबंधित देश को अपने लोगों की सहमति लेनी होती है। उन्हें ईयू के नियम कायदों को अपने यहां लागू करने का वचन देना होता है। इसके अलावा ईयू के सभी सदस्य देशों का अप्रूवल भी चाहिए। इन सब में सालों का वक्त लग सकता है। हमने 1 मार्च की दुनियादारी में ईयू की सदस्यता के बारे में विस्तार से बताया भी था। आपको शो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अभी यूक्रेन की दावेदारी का जिक्र कर लेते हैं। जेलेंस्की ने आवेदन करते हुए कहा था कि ईयू को इस समय असाधारण फैसला करने की जरूरत है, यानी जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन के एप्लीकेशन पर फैसला लेना चाहिए। ईयू के सदस्य देश यूक्रेन के पक्ष में खड़े तो हैं, लेकिन वे जल्दबाजी से बचना चाहते हैं। 1 मार्च को यूरोपियन पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन शुरू हुआ। इसमें सदस्य देश यूक्रेन के मसले पर चर्चा करने वाले हैं। इस सत्र में जेलेंस्की को भी बुलाया गया था। वो फिलहाल कीव में है। कीव पर रूसी सेना बम बरसा रही है। इस वजह से जेलेंस्की ने अपने बंकर से ऑनलाइन ही संबोधन दिया। उन्होंने भाषण के दौरान अपने लोगों की साहस की सराहना की, तबाही के लिए रूस को कोसा, फ्रीडम स्क्वायर में हमले की निंदा की। फिर उन्होंने ईयू से अपना फर्ज निभाने की मांग रखी। जब जेलेंस्की का भाषण खत्म हुआ तब समूचे पार्लियामेंट ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उनके भाषण की खूब तारीफ हो रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट रॉबर्टा मेत्सोला ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यूक्रेन की सदस्यता में कितना समय लगेगा। ईयू के प्रतिनिधियों ने आवेदन के साथ आगे बढ़ने की इजाजत दे दी है। 10 और 11 मार्च को पेरिस में ईयू के नेताओं की बैठक होने वाली है। इसमें यूक्रेन को शामिल करने पर विचार किया जाएगा। तो क्या यूक्रेन को तुरंत सदस्यता मिल जाएगी? इसकी संभावना बहुत कम है। नए सदस्य को शामिल करने के लिए 30 तरह की नीतियों पर तालमेल बिठाना होता है। समीक्षा के बाद कमीशन सदस्य देशों के पास अपनी राय भेजता है। नए सदस्य को शामिल करने के लिए हर एक सदस्य की सहमति जरूरी है। इसके अलावा संबंधित देश को ईयू के नियम कानूनों को अपने यहां लागू करना होता है। ये कुछ हफ्ते या कुछ महीने में संभव नहीं है। ईयू के टॉप के अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया है कि पूरा प्रोसेस अपने हिसाब से ही चलेगा। इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि क्या ईयू यूक्रेन को शामिल करके पुतिन से बैर लेने के लिए तैयार है? फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। एक तरफ यूरोपियन पार्लियामेंट में जेलेंस्की के दिए भाषण की तारीफ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में जो बाइडेन के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस का इंतजार चल रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति हर कैलेंडर ईयर की शुरुआत में संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित करते हैं। इसमें वो अमेरिका के ताजा हालात की जानकारी देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते उनका यह संबोधन खास होने वाला था। बाइडेन ने अपने भाषण की शुरुआत में यूक्रेन के लोगों के साहस की तारीफ की। उस दौरान अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत भी मौजूद रही। बाइडेन ने यूक्रेन का सपोर्ट करने की बात कही। हालांकि उन्होंने फिर से दोहराया कि अमेरिका या नेटो के सैनिक यूक्रेन की धरती पर लड़ने नहीं जाएंगे। सैनिक जाएंगे जरूर, लेकिन सिर्फ नेटो सदस्यों की सीमाओं में। यूक्रेन अभी नेटो का मेंबर नहीं बना है। बाइडेन ने संबोधन के दौरान पुतिन की जमकर आलोचना की। उन्होंने पुतिन को तानाशाह बताया। बाइडेन ने कहा, इतिहास से हमने एक सबक सीखा है, जब तक तानाशाहों की बर्बरता पर लगाम नहीं लगाई गई तब तक युद्ध और बर्बादी हुई है। वे अपनी तानाशाही जारी रखते हैं और इससे अमेरिका और बाकी दुनिया का नुकसान बढ़ता चला जाता है। अमेरिका ने रूसी एयरलाइंस के लिए अपना एयरस्पेस बंद करने का फैसला किया है। इससे पहले ईयू समेत 30 से अधिक देशों ने रूसी एयरलाइंस के घुसने पर बैन लगा दिया था। रूस भी उसी भाषा में इन प्रतिबंधों का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो फिलहाल अलग थलग पड़ चुका है। एक तरफ पूरी दुनिया रूस के ऊपर बैन लगा रही है, वहीं पाकिस्तान रूस के साथ व्यापार कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 23 फरवरी को रूस के दौरे पर गए। अगली सुबह पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दे दिया। उसी दोपहर मॉस्को में इमरान और पुतिन मिले। उनकी मुलाकात 3 घंटे चली। बैठक के बाद इमरान खान ने दोनों पक्षों से शांति बरतने की अपील तो की, लेकिन उन्होंने रूस की निंदा करने से मना कर दिया। पाकिस्तान लौटने के बाद इमरान खान ने बताया कि उनका देश रूस से नेचुरल गैस और 20 लाख टन गेहूं खरीदेगा।
एक तरफ अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, वे रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला देना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का यह सौदा हैरान करने वाला है। कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान अमेरिका का साथी था। तालिबान वाले कांड के बाद इस रिश्ते में खटास पड़ने लगी है। पाकिस्तान चीन के भी करीब जा रहा है। इस वजह से अमेरिका पर उसकी निर्भरता कम हुई है। 28 फरवरी को इमरान खान टीवी पर प्रकट हुए। इसमें उन्होंने रूस दौरे और डील का बचाव किया। इमरान ने कहा, हम वहां इसलिए गए क्योंकि हमें रूस से 20 लाख टन गेहूं चाहिए था। दूसरी बात, हमें नेचुरल गैस का आयात करना था क्योंकि पाकिस्तान के अपने गैस रिजर्व खत्म हो रहे हैं। ये तो समय ही बताएगा कि हमारी मुलाकात कितनी कामयाब रही। पाकिस्तान ये कहता रहा है कि इमरान खान का मॉस्को दौरा युद्ध शुरू होने से बहुत पहले तय हो चुका था। इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन इमरान खान ने अपना दौरा रद्द नहीं किया। पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ समय से महंगाई का ग्राफ लगातार ऊपर गया है। इमरान खान अफगानिस्तान में अमेरिका का सपोर्ट करने के लिए पहले की सरकारों को दोषी ठहराते हैं। वे इसे पाकिस्तान की विदेश नीति की सबसे बड़ी गलती भी बताते हैं। इस वजह से अमेरिका से दूरी बढ़ी है। पाकिस्तान पहले से ही चीन के करीब है। जानकारों का मानना है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण का संकेत है। इसमें यूक्रेन में पुतिन की जीत या हार बड़ा फर्क ला सकती है। अब रूस यूक्रेन युद्ध के बाकी अपडेट्स जान लेते हैं। रूसी आर्मी का 65 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के नजदीक पहुंच चुका है। कीव के मेयर ने कहा कि वो पूरे दमखम के साथ राजधानी की रक्षा करेंगे। रूस ने यूक्रेन के ब्लैक सी के किनारे पर बसे शहर खेरसोन पर नियंत्रण का दावा किया है। इससे यूक्रेन की सेना को पहुंचने वाली सप्लाई बाधित हो सकती है। यूक्रेन में फंसे विदेशी छात्रों और नागरिकों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 मार्च को यूक्रेन में दूसरे भारतीय छात्र की मौत हो गई। इससे पहले 1 मार्च को खार्किव में एक भारतीय छात्र शेलिंग का शिकार हो गया। भारतीय दूतावास और भारत का विदेश मंत्रालय सजगता से अपने लोगों का ध्यान रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही मौतें उनके दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। यूक्रेन छोड़कर निकल रहे लोगों के साथ नस्लभेद की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अफ्रीकी मूल के लोगों को जबरदस्ती रोका जा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार सोमालिया के नागरिक अपने कपड़े जलाकर सर्दी का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन सरकार इन आरोपों से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि वे बच्चों और महिलाओं को बाहर निकलने में प्राथमिकता दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 8 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिकों ने देश के बाहर शरण ली है। इनमें से 4.5 लाख लोग पोलैंड पहुंचे हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बाकी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।